हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आज क्या हुआ निफ्टी में देख लेते हैं। आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारे एसएल जो कि 11,550 का था उसे आज इसने मॉर्निंग में गैप डाउन होते ही ब्रीच कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होते ही आप उसमें फिर से पोजीशन नहीं बनानी है, उसी पोजीशन को वापस नहीं दोहराना है। अगर आप वो पोजीशन वापस दोहराएंगे तो आपको फिर लॉस ज़्यादा होता चला जाएगा और लॉस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हमने आज इसमें बुल की कोई पोजीशन बनानी ही नहीं थी, ना ही बियर की कोई पोजीशन बनानी थी। आज जो निफ्टी ने काम किया है वो 11,570 का काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस साबित हुआ और उसके बाद में इसी के नीचे ये दिन भर काम करता रहा। अब जान लेते हैं निफ्टी का कल का व्यू। निफ्टी का कल का व्यू एकदम क्लियर है। 11,570 फिर से एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस काम कर सकता है या बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बना रह सकता है। आज की इस मूव से हम ये कह सकते हैं, कल जो इसमें मूव आई थी जो 600 तक चला गया था, 11,600 तक निफ्टी मूव कर गया था। इस लेवल को ब्रेकआउट जो किया था वो कह सकते हैं ये पूरा मूव फॉल्स था और फिर से इसे यहीं पे रेजिस्टेंस मिली है 11,570 के आसपास। और अब ये रेजिस्टेंस बहुत ही कारगर करेगा काम और यहाँ पे ही हम इसमें बियरिश व्यू बना के चलेंगे और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा 11,006 का हम एसएल मान सकते हैं और निफ्टी को 11,400 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। देख लेते हैं आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने भी गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद में एक बहुत ही छोटे से रेंज में ये काम करता रहा। जैसा कि मैंने कल कहा भी था कि ये एक बहुत छोटे दायरे में काम कर सकता है। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का कल का व्यू। बैंक निफ्टी का कल का व्यू एकदम क्लियर है। 22,850 के आसपास इसे काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। और अभी जो हम बात करेंगे वो ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल रहेगा 22,100 या 22,000। ये अगर बैंक निफ्टी ब्रीच कर जाता है नीचे की साइड तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। कल क्या होगा आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अगर 22,800 ऊपर की तरफ ब्रीच हो तो आप लॉन्ग जा सकते हैं इसमें, और अगर 22,100 या 22,050 का लेवल ब्रीच हो तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हैं। और जैसे ही वो लेवल ब्रीच होगा बैंक निफ्टी में लगभग 200 to 300 पॉइंट विद इन 20 मिनट्स या विद इन 30 मिनट आ जाएगी। तो ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। 22,050 का आप लेवल ध्यान रखेंगे और ऊपर में 22,800, दोनों साइड में किसी भी साइड का ब्रीच हो लेवल तो इसमें काफ़ी अच्छी मूव आएगी। और हो सकता है बैंक निफ्टी इस दोनों जोन में, इस दोनों के बीच में अगर काम करेगा तो इसमें कोई भी पोजीशन ना लें, खाली एसएल हिट करने का ही काम करेगा और कंसोलिडेशन का ही काम करेगा। जिस दिन या जिस समय ये इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रीच करे या ऊपर की साइड में ब्रीच करे तभी आप इसमें पोजीशन बनाएं। टेलीग्राम चैनल में मैं लाइव अपडेट दे रहा हूँ और मैंने आज मॉर्निंग में ही कह दिया था निफ्टी में कोई पोजीशन ना बनाएं। और कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 11,550 का एसएल हिट नहीं करता है तो हम बुलिश रहेंगे। वहाँ पे उसने मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग दे के ही वो सारे के सारे एसएल उसने हिट कर दिए थे। उसके बाद में मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम चैनल में कि हम इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 17 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी लिंडे इंडिया, इसे बाय करना था मार्केट रेट पे और इसका एसएल था 800 और इसके टारगेट थे 826, 834 एंड 848। मॉर्निंग में इसने 819 के आसपास इसने ओपनिंग हुई और लगभग 6 मिनट के अंदर अंदर इसने 860 का टारगेट अचीव किया। बहुत ही स्पीड से निकला। देख लेते हैं लिंडे इंडिया का चार्ट। यह है लिंडे इंडिया का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में इसने जो ओपनिंग दी, ओपनिंग के साथ ही आप देखिए पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल और थर्ड कैंडल में इसने हाई लगा दिया 860। सेकेंड कैंडल में इसने हमारे सारे टारगेट अचीव कर लिए और उसके बाद में इसमें कोई भी हलचल नहीं रही, ऊपर में ही ये काम करता रहा। दिन भर ये ऊपर में ही कंसोलिडेट करता रहा।
हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी वीडीएल को बाय करना था 133 से लेकर 134.5 के लेवल पे, और इसका एसएल था 131 और इसके टारगेट थे 136, 138 एंड 141। वीडीएल ने आज कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी, दिन भर कंसोलिडेट ही करता रह गया। एक छोटे से रेंज में इसने काम किया है, ना ही हमारे टारगेट को इसने हिट किया, ना ही हमारे एसएल को हिट किया। जहां एक तरफ मेटल में पूरी वीकनेस थी, मेटल पैक में ही पूरी वीकनेस थी, वीडीएल में कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई और ये एक बहुत ही छोटी सी रेंज में काम करता रह गया। इसका चार्ट हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ काम हुआ ही नहीं। इसके बारे में डॉक्टर रेड्डी को बाय करना था मार्केट रेट पे, और इसका एसएल था 4598 और इसके टारगेट थे 4668, 4708 एंड 4758। आज इसने हमारे सारे टारगेट अचीव किए। इसने लगभग 4.5% की मूव दी है आज पूरे दिन भर में। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है डॉक्टर रेड्डी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं यहाँ पे इसने काफी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी सेकेंड कैंडल में। उसके बाद में आप देखिए क्या शानदार अप मूव आई है, कहीं पे भी कोई थकावट नहीं थी। अभी डॉक्टर रेड्डी अपने 52 वीक के हाई के पास में काम कर रहा है और इसमें अभी भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है ऊपर जाने की और बहुत ही अच्छी अप मूव देने की। ये हो सकता है 5000, 5500 या 6000 भी पहुंच जाए आने वाले दिनों में, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज करना चाहता हूँ डॉक्टर रेड्डी के विषय में ही। डॉक्टर रेड्डी अभी बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है, बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है और बहुत ही ऊपर जाने की इसमें कैपेबिलिटी है। लेकिन रिटेलर्स इसे बाई क्यों नहीं करेंगे ये भी बता देता हूँ। रिटेलर्स इसे इसलिए बाई नहीं करेंगे क्योंकि ये 5000 का शेयर हो चुका है, 4800 इसका प्राइस चल रहा है। इतने हाई प्राइस पे हम कैसे इसे बाई करें? तो बाई करने वाले कौन बचे? बाई करने वाले इंस्टीट्यूशंस बचे, बड़े इन्वेस्टर्स बचे, DIIs बची, FIIs बची, ये सब बाई करेंगे इसे। जो चीज ये लोग बाई करेंगे वो नीचे क्यों गिरेगी? जो रिटेलर बाई करेगा उसे क्यों बढ़ाना है? रिटेलर्स को क्यों फायदा देना है? तो ये आज आपको महंगा लग सकता है। 7000 हो जाएगा तो भी महंगा लगेगा, 9000 हो जाएगा तो भी महंगा लगेगा और 10000 हो जाएगा तो भी आप लोगों को महंगा लगेगा। लेकिन ये 10000 जिस दिन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि 5000 बहुत अच्छा प्राइस था, उस प्राइस पॉइंट पे हमें बाई कर लेना चाहिए था। इसी तरह से एकदम कॉन्ट्रा जिसके बारे में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं वो है यस बैंक। तो देख ही लेते हैं यस बैंक का भी चार्ट एक बार। यह है यस बैंक का मंथली चार्ट और देख सकते हैं अगस्त 18 में ये 4000 का हाई लगा चुका था और उसके बाद में इसमें देखिए फॉल क्या जबरदस्त आई है। इसने कहीं पे भी रुका नहीं, 400 का 200 हो गया। लोगों ने कहा यहाँ पे ये सस्ता हो गया, हाफ प्राइस में मिल रहा है, बहुत ही अच्छा शेयर है। उसके बाद में क्या हुआ, 300 तक गया और उसके बाद फिर एक नीचे की मूव आई और उसके बाद में ये 150 रुपीज हो गया। तब भी लोग कहते थे बहुत सस्ता हो गया है। उसके बाद में 100 हुआ तो भी सस्ता हो गया था, 90 हुआ तो भी सस्ता हो गया, 60 रुपीज हुआ अगले महीने में तो भी ये सस्ता था, 40 रुपीज हुआ तो भी बहुत सस्ता लग रहा था क्योंकि 1/10 हो गई थी इसकी प्राइस, 400 से 40 रुपीज। तो यहाँ पे भी ये सस्ता लग रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 70 रुपीज हुआ, फिर नीचे गया, नीचे गया और नीचे गया और फिर और नीचे गया। फिर से 30 रुपीज हुआ तो भी ये सस्ता लगता था, 20 रुपीज हुआ तो भी सस्ता लगा। फिर नीचे जाते 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 आज ये 14 रुपीज तक आ चुका है। इसने 5 रुपीज का लो भी लगाया है और आज ये 14 रुपीज तक आ गया है। अभी हम क्या सोचते हैं, ये 400 का शेयर है और आज ये 14 रुपीज में मिल रहा है। नहीं, कम से कम तो आधा तो होगा, 200 तो पहुंचेगा ये। चलो 200 नहीं, 100 तो पहुंचेगा। 14 रुपीज से 100 पहुंच गया तो लगभग हमें 7 टाइम्स हो गया हमारा कैपिटल। 7 टाइम्स हम 1000 इन्वेस्ट किए तो ये 7000 हो जाएगा। 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो 7 लाख हो जाएगा। सारी कैलकुलेशन हम माइंड में कर लेते हैं। क्या ये शेयर बढ़ सकता है? जब सारे रिटेलर्स यही पकड़ के बैठे हैं, यही लेके बैठे हैं, तो क्या ये स्टॉक बढ़ेगा? और जब भी यस बैंक की कोई न्यूज आएगी तो उसे जरूर देखेंगे, न्यूज़पेपर में जरूर देखेंगे। टीवी चैनल वाले हमेशा इसी के बारे में बकबक करते रहते हैं, दिन भर इसी के बारे में दिखाते रहेंगे। यस बैंक में ये हो गया, यस बैंक में ये होने वाला है, मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट का आज मीटिंग है, मैनेजमेंट की कल मीटिंग है। मीटिंग करेंगे, क्या कर लेंगे? करके भी क्या कर लेंगे? अब मैं सिमिलर चार्ट दिखा देता हूं आपको। ये यस बैंक का चार्ट आपने देख लिया, ये मंथली चार्ट आप समझ लीजिए, ये मंथली चार्ट देखा है आपने, 14 रुपीज का भाव चल रहा है। सिमिलर चार्ट आपको दिखला देता हूं सुजलॉन का। यह है सुजलॉन का चार्ट और ये अगस्त 18 की जो कंडीशन है वो सेम आप 2008 की कंडीशन समझ सकते हैं। सुजलॉन और यस बैंक कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 400 तक शेयर हुआ करता था कभी और उसके बाद में क्या हुआ, ये 400 का 200 हुआ, ये 44 रुपीज पहुंचा। फिर एक बॉन्स आया। बॉन्स आते रहेंगे, ये शेयर में हमेशा छोटे छोटे बॉन्स 30% 40% के बॉन्स आते रहेंगे और फिर ये नीचे जाता रहेगा।
और फिर क्या हुआ, 70 रुपीज हुआ, 3 साल निकल गए, 4 साल निकले, 5 साल निकले, 6 साल निकले, 10 रुपीज पहुंच गया। धीरे 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 आज इसके भाव क्या हो गए, 3 रुपीज। 400 का शेयर 3 रुपीज, अभी भी ये बहुत सस्ता है, अभी भी लोग इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि ये तो 400 रुपीज का शेयर है। और विंड मिल क्या बंद हो जाएगी, विंड मिल तो चलने वाली है, इसमें ना ही इनका खर्चा है ना मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसमें फ्री एनर्जी मिलती रहती है। इसके बारे में ये कहा जाता है। उसी तरह यस बैंक के बारे में कहा जाता है, बैंक तो बंद होने वाली नहीं है, बैंक तो चलेगी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में मौजूद है। आप जेपी एसोसिएट पकड़ लीजिए, उसमें भी सेम पैटर्न है, सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह के स्टॉक को कभी बाय करना ही नहीं चाहिए। आप जहां पे बाय करेंगे वहां से आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप इसको पोर्टफोलियो में रखेंगे, हमेशा आप लॉस ही देखते रहेंगे। ये 3 रुपीज का 4 रुपीज हो जाएगा तो आपको लगेगा कि 30% इंक्रीज कर गया, लेकिन फिर 3 रुपीज हो जाएगा, फिर 2 रुपीज हो जाएगा। ये अप डाउन करता रहेगा, बीच बीच में 30-40% की स्पाइक देता रहेगा और रिटेलर को फंसाता रहेगा और नीचे आते रहेगा। इस तरह के स्टॉक में आप कभी भी बाय ना करें। तो ये जो लालच है कम में खरीद के ज्यादा में बेच देने का, ये लालच बिल्कुल निकाल दें। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जो अच्छा काम कर रही है उसमें इन्वेस्ट करें, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें और जिसका चार्ट अच्छा है उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। 18 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को सेल करेंगे। सेल का रेंज रहेगा 182 से लेकर 184 के रेंज में और इसका एसएल रहेगा 185। जो लोअर रेंज में सेल करें वो अपना एसएल डिसाइड कर लें और एसएल 1% से ज़्यादा ना रखें। 2 रुपीज़ का मैक्सिमम आप एसएल रख सकते हैं और इसका टारगेट रहेगा 180, 178 एंड 172। यह है आरबीएल बैंक का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ पहले रही है इसमें और उसके बाद में जो वीकनेस यहाँ पे आई थी, अभी ये एक कंसोलिडेशन या बहुत छोटे रेंज में काम कर रहा है। हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी गिरावट आए और बहुत स्पीड से ये नीचे चला जाए। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है पीवीआर। पीवीआर को हम सेल करेंगे। सेल करने का रेंज रहेगा 1220 से लेकर 1225। इसका एसएल रहेगा 1236 और इसके टारगेट रहेंगे 1206, 1191 एंड 1173। यह है पीवीआर का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेंथ इसमें रही है और अब इसमें वीकनेस आनी फिर से शुरू हो चुकी है। ये वीकनेस हो सकता है कंटिन्यू हो जाए और ये बहुत ही स्पीड से नीचे चला जाए। आने वाले दिनों में अगर मार्केट में वीकनेस बनी रहती है या वीकनेस आती है तो इस स्टॉक में बहुत ही स्पीड से वीकनेस आ सकती है। हमारा तीसरा स्टॉक है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक को हम बाय करेंगे 102 से लेकर 104 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 100 रुपीज़ का और इसके टारगेट रहेंगे 106, 108 एंड 110। ये है केपीआईटी का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है और ये कंटिन्यू कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ को। इसे हमने पहले भी एक बार रिकमेंड किया था जब इसने 20% की एक दिन में मूव दी थी, वो यही लेवल थे और यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था और एक ही दिन में इसने 20% की मूव दी थी। अभी ये फिर से एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुका है। यहाँ से अगर इसमें मूव आती है तो ये बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है। अब जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड डॉक्टर रेड्डी के बारे में। डॉक्टर रेड्डी को मैंने 10 सितंबर को रिकमेंड किया था 4429 के लेवल पे। इसका एसएल था 4300 का और आज इसका जो रेंज चल रहा है वो 4827 चल रहा है और इसके टारगेट जो हमारे सेकेंड टारगेट इसने अचीव कर लिया है, थर्ड टारगेट अभी बाकी है। लगभग ये थर्ड टारगेट से 50 पॉइंट्स ही अभी अवे है। इस कॉल स्प्रेड के बारे में मैं अपने पहले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ। देख लेते हैं इस कॉल स्प्रेड में हमारा क्या हो रहा है या क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है। यह है डॉक्टर रेड्डी की कॉल स्प्रेड और इसमें देख सकते हैं जो 4500 की कॉल हमने बाई की थी 110 रुपीज़ में और इसका आज जो रेट चल रहा है वो 350 रुपीज़ है और इसका लॉट साइज है 250 का। तो हमें जो इसमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ इस कॉल साइड में वो है 60,000 का। और अभी हमने एक और काम किया था, हमने 4700 की कॉल को बेचा था जिसका प्राइस था 50 रुपीज़, आज उसका रेट है 192। तो इसमें हमें लॉस हो रहा है 35,500 का और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो इस बुल स्प्रेड से है वो 24,500 का प्रॉफिट हमें इसमें मिल रहा है। इसे आप चाहें तो यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं या फिर हमारे जब थर्ड टारगेट को डॉक्टर रेड्डी छुएगा उस समय भी आप बुक कर सकते हैं। इसे कैरी भी कर सकते हैं क्योंकि अगर 4700 के नीचे लग नहीं रहा है कि डॉक्टर रेड्डी किसी भी हालत में जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि आपको 35,000 का पूरा प्लेन बेनिफिट आने वाले सप्ताह में हो सकता है।
तो आप लोगों को इस बुल स्प्रेड से मैं पहले ही बता चुका हूँ, समझ में तो आ ही गया है। लॉस भी लिमिटेड है और अब हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट भी लिमिटेड है। यहाँ अगर हमने कॉल बाय किया होता तो हमें 60,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, लेकिन क्या हम इतना होल्ड कर पाते या इतने दूर तक हम इसे लेके आ सकते? अगर हमारा ये लॉस लिमिटेड नहीं होता तो शायद हम इस मुकाम तक पहुंच भी ना पाते। अगर हम इस तरह की कॉल स्प्रेड बनाएंगे तो इसमें हम अपने प्रॉफिट को भी बचा सकते हैं और अपने लॉस को भी देख सकते हैं, काफ़ी घटा के कम कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।